रोजाना हम लोग गुड आफ्टरनून करते थे, आज हम गुड इवनिंग करेंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कमेंट हैं बड़े बड़े, उन कमेंट्स को देख लेते हैं। चलिए, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आप सभी का। ठीक है, आज डिनर में क्या था? हाँ, ये तो देखो आज, ठीक है ना, डिनर लेकर ही मैं आ रहा हूं, ये बात तो तुम्हारी सही है। इसी वजह से थोड़े से हम लेट भी हो गए। मैंने कहा कि क्लास होनी चाहिए अपना खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि भूखे पेट अगर क्लास लो ना तो फिर मजा नहीं आता। एक तरफ भूख लगती है, दूसरी तरफ क्लास में इतनी सारी एनर्जी जाती है। तो आज डिनर में था साहब जी, आज डिनर में था इडली और सांभर, और इडली सांभर के साथ नारियल की चटनी। तो भैया जी आज ये था डिनर में, मतलब लाइट डिनर था आज, लेकिन वो लाइट भी हमने हैवी कर दिया। वो लाइट भी लाइट नहीं रहा, वो भी हैवी हो गया। बिल्कुल निकालोगे भाई यूपीएसआई, क्यों नहीं निकालोगे इस बार? ठीक है ना। सब लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष जी। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नहीं, टाइम आज ही के लिए क्लास हुई है, आज ही के लिए क्लास हुई है। ठीक है जी, ध्यान रखना। आप टोटल कितने घंटे की क्लास लेते हैं भैया जी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं गजेंद्र। गजेंद्र, मैं लेता हूं क्लास 10 से 11 है, फिर 11 बजे से लगभग 1 बजे तक क्लास होती है, फिर 2 से आपकी होती है। ठीक है, 2 से आपकी 4 बजे तक ही हो रही है क्लास। ठीक है ना, तो 1 घंटा वो, 2 1 3 और 2 5 घंटा ये, फिर एक 5 बजे से क्लास होती है 7 बजे से, लगभग 7 से 7.5 8 घंटा। तो डेली 7 7.5 8 घंटे क्लास होती है, और जिसमें विषय भी एक नहीं है। एक विषय हो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब विषय की वैरायटी भी अलग अलग है, जैसे ठीक है, एक क्लास ज्योग्राफी की हो रही है, एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी की हो रही है, ठीक है, एक क्लास आपकी पॉलिटी की हो रही है, एक क्लास आपकी यूपी स्पेशल की हो रही है, और फिर एक क्लास मैंने रोक रखी है अभी पंचायतों की। ठीक है, जिसमें पंचायत और ग्रामीण विकास मुझे पढ़ाना है, पंचायतों का विकास पढ़ाना है। तो वो मैंने फिलहाल, मैंने की बाप रे बहुत सारी क्लासेस, तो ये है। ठीक है जी, और हर एक क्लास में यही एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि किसी क्लास में एनर्जी कम होगी, नहीं, क्योंकि क्लास क्या है पता है, पढ़ाना ना पैशन है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशन जो हमने चुना है ना, तो ऐसा नहीं कि ये हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो यही प्रोफेशन। तो ईश्वर की कृपा से जो है ना, हमेशा मन लगा। ठीक है, हमेशा मन लगा कि पढ़ के बच्चों को पढ़ाया जाए, कुछ उनको एक्स्ट्रा बताया जाए, उनको समझाया जाए। जब हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे तो हम बहुत सारी चीजों को फेस करते थे, खासकर पॉलिटी में। ठीक है, पॉलिटी जब हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये सब्जेक्ट हमसे कभी हो ही नहीं पाएगा, जब हमारी क्लासेस होती थी पॉलिटी की। ठीक है ना, पता ही नहीं पड़ रहा टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, कब भाग आ गए, कब अनुच्छेद आ गए, कब अनुसूची आ गई, ठीक, किस भाग का कौन सा प्रोविजन है, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, जब तैयारी करते थे तो ज्योग्राफी अच्छा समझ में आता था, हिस्ट्री के भी बढ़िया से समझ में आ जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई इसी विषय में थी। इसको खुद से पढ़ा फिर मैंने की या तो ये विषय रहेगा या हम रहेंगे। तो खूब जबरदस्त मेहनत की विषय में, फिर इस विषय के भी अध्यापक बन गए। ज्योग्राफी फेवरेट विषय है, ठीक है, आप लोग देख ही रहे होंगे, यूपी पुलिस में ज्योग्राफी मुझे को मिली है, तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैंने ज्योग्राफी और भी ऑनलाइन पढ़ाई है। ठीक है, सुपर टेट के लिए भी ज्योग्राफी पढ़ाई थी, और एक मैंने, ठीक है ना, एक छोटा सा हमारा भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पर मैंने ज्योग्राफी की 2 3 ही वीडियो ली थी, उसमें कंप्लीट वर्ड ज्योग्राफी कराया था, तो वो भी एक मजेदार क्लास है। चलिए, ठीक है, सब लोग ठीक है, अच्छे हैं। आइए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सर किसके बारे में? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में स्पेशली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। अभी जो लोक सेवा आयोग है ना, ये 3 प्रकार के हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आज की जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, वो है सर लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग,
आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये है सर हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमको पढ़ना है लोक सेवा आयोग को। अब यहां पे समझना क्या है आपको, ये देखना। ठीक है बच्चे, ये जो लोक सेवा आयोग है ना, हमारे संविधान में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है। वो 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग कौन कौन से हैं? देखो, एक तो अपना संघ का ही होता है। ठीक है भैया जी, एक तो संघ का होता है। तो एक लोक सेवा आयोग तो हमारा सब संघ का हो गया, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एक तो भैया जी संघ का हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक संघ का हो गया सर। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। दूसरा जो हुआ वह राज्य का हुआ। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग हुआ सेकंड, जिसको हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो दूसरा सर हमारा राज्य का हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग। और कभी कभी, ठीक है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग भी, ठीक है, होते हैं। कभी कभी संयुक्त लोक सेवा आयोगों की भी व्यवस्था की जाती है। तो जो तीसरा है हमारा, वह है सर संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग तीसरा। ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लोक सेवा आयोग 3 प्रकार के हैं। ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं, ये आमतौर पर होते नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी विशेष परिस्थितियों में बनाए जाते हैं। मतलब 2 या अधिक राज्यों का एक ही अगर लोक सेवा आयोग हो तो हम उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहेंगे। जी बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, ये 2 तो परमानेंट है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, जी हाँ, तो प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। कभी कभी राज्य लोक सेवा आयोग ये निवेदन भी कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग से कि साहब आप जो है ना, ठीक है, हमारा संचालन संपादन करो, हम खुद इतने सक्षम नहीं है कि हम खुद से कर सकें। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी संघ लोक सेवा आयोग भी, ठीक, राज्यों के लोक सेवा आयोग का संचालन संपादन करता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था अपनानी पड़ती है कि 2 या अधिक राज्य लोक सेवा आयोग एक ही होते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसको हम संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। अब ये लोक सेवा आयोग है क्या? ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का मतलब ये होता है सर कि इनकी, ठीक है, लोक सेवा आयोगों की जो विशेषता है वो ये है कि ये एक ऐसा आयोग है, ये एक ऐसा कमीशन है जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह लोक सेवकों की, मतलब लोक सेवक का मतलब समझते हो सर? लोक सेवक का मतलब समझते हो? लोक सेवक कहेंगे पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट। तो जो लोक सेवकों की नियुक्ति करता है, लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। अब लोक सेवकों की नियुक्ति करने के लिए अगर उसको परीक्षा वगैरह संपादित करानी हो तो वो उनके लिए परीक्षा इत्यादि भी संपादित कराता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ उन सारी प्रोसेस का वह संचालन, संपादन और उनका नियंत्रण करता है। क्लियर है? तो ये जो आयोग है, ये आयोग लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। उसके लिए चाहे उसे परीक्षा कंडक्ट करानी हो तो वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। उस परीक्षा से संबंधित हर एक पहलू का संचालन, संपादन, नियंत्रण वगैरह ये सब करता है। ठीक है, अब देखो, संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग में, चाहे वो संघ का हो चाहे वो राज्य का हो, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। ठीक है, सदस्य उतने ही होंगे जो संसद निर्धारित करेगा। तो एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। ठीक है ना। अब राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण उस राज्य का विधानमंडल करेगा। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण संसद करेगी। ठीक है ना। और संयुक्त लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण भी संसद करेगी। कौन करेगी बेटा? संसद करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी यहां पर भी मैं लिख दूं कि एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा कुछ सदस्य होंगे, है ना। अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको बताता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं?
राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यों के राज्यपाल करते हैं। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि ये दो या अधिक, ठीक है, मतलब या एक से अधिक, दो या अधिक या एक से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है, तो वहां पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है सर। अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो सर इसका जो जिक्र किया गया है लोक सेवा आयोग का, वो भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है, आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में, भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक में इसके बारे में चर्चा की गई है। 315 से 323 तक में इसके बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 14 में, भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 में लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल जी। क्लियर है? आइए अब हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं। पृष्ठभूमि, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है बच्चे कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 1919 का एक भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे प्रोविजंस थे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने हाथ में हैंकी क्यों दे रखा है? एक्चुअली क्या है ना बेटा कि लिखते 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 हाथों में पसीना आ जाता है। तो जब हाथों में पसीना आ जाता है ना, तो पेन पर जो पकड़ है वो थोड़ी सी, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको ढंग से पकड़ बनाए रखने के लिए हाथों में ही लेना पड़ता है। मेरे हाथ में होता है हमेशा इस तरह का, या फिर मैं कभी कभी बीच बीच में ठीक अपने हाथों को भी कर लेता हूँ, पेन को भी कर लेता हूँ, ताकि बनी रहे पकड़। चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1919 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसी अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले प्रोविजन लाया गया था कि भाई एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा जो लोक सेवकों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा जिसका काम लोक सेवकों की नियुक्ति करना होगा। अभी आयोग कैसा होगा, किस तरह से होगा, तो इसके लिए हमने कमीशन गठित किया जिसको ली कमीशन या शाही कमीशन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसने अपनी सिफारिशें 1926 में दी कि साहब ऐसा ऐसा होगा, इस तरह का होगा। तो 1926 में अपनी सिफारिशें देता है और इसी की सिफारिशों के आधार पर आपका लोक सेवा आयोग बनता है। फिर 1935 में, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इस लोक सेवा आयोग को हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोल देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि सबसे पहले मैं शॉर्ट्स लिख देता हूं। सर्वप्रथम 1919 के 1919 के भारत शासन अधिनियम। तो सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई थी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। इसमें सबसे पहले बात की गई थी कि भाई लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, ठीक है। क्यों की जाए भाई लोक सेवा आयोग की स्थापना? ठीक है, आखिर लोक सेवा आयोग की स्थापना का क्या कारण है? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना इसलिए की जाए
जिससे कि लोक सेवकों की, जिससे कि लोक सेवकों के लिए ठीक है परीक्षा का संचालन व संपादन हो सके, परीक्षा का संचालन व संपादन हो सके, संपादन हो सके, लोक सेवकों की नियुक्ति हो सके, लोक सेवकों की नियुक्ति हो सके। हालांकि 1853 के चार्टर एक्ट से लोक सेवकों की जो नियुक्ति थी वो परीक्षाओं के माध्यम से हो रही थी, लेकिन अब उसके लिए बाकायदा, ठीक है ना, 1853 से ही लोक सेवकों की नियुक्ति सर परीक्षाओं के माध्यम से हो रही थी। उससे पहले लोक सेवकों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, लेकिन अब बात ये थी कि सर इसके लिए बाकायदा एक लोक सेवा आयोग बने, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब जब इसमें बात कही गई, ठीक है, ये बहुत बड़ा बेटा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, तो इसके बाद क्या बनता है, एक ली आयोग या शाही आयोग बनता है, ली कमीशन या शाही कमीशन। तो एक ली आयोग या शाही आयोग बना, शाही आयोग बना, ठीक है ना, और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर आधार पर 1926 में 26 में ठीक है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया, ठीक है भैया, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है साहेब, ठीक है, तो ली आयोग या शाही आयोग ने अपनी सिफारिश दे दी, लोक सेवा आयोग बन चुका है। अब इसके बाद एंट्री होती है 1935 के भारत शासन अधिनियम की, ठीक है। तो अब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। अब ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये बोलता है कि भाई इस लोक सेवा आयोग को हम संघ लोक सेवा आयोग बना देते हैं, और इस तरह से आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग बनता है। तो इस तरह से संघ लोक सेवा आयोग बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, ठीक है। तो ये है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए, ठीक है, जैसे कोई भी लोक सेवा आयोग है, ठीक है, चाहे संघ का हो या राज्य का हो, ठीक है, कोई भी लोक सेवा आयोग है बेटा, चाहे वह संघ का लोक सेवा आयोग हो, इधर ध्यान देना, कोई भी लोक सेवा आयोग है, चाहे वह संघ का लोक सेवा आयोग हो, संघ का लोक सेवा आयोग हो, या फिर वह राज्य का लोक सेवा आयोग हो, कोई भी हो, संघ का हो या राज्य का हो, लोक सेवा आयोग राज्य का, ठीक है। तो एक छोटी सी क्वालिफिकेशन है, एक छोटी सी योग्यता है, और ये योग्यता कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि आयोग के आधे सदस्य कम से कम ऐसे हों, मतलब उसमें जितने भी सदस्य हैं, चाहे कोई संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, आयोग के आधे सदस्य कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन मिनिमम 10 साल की नौकरी की हो, तो वो इसके सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि भाई आयोग के आधे सदस्य कम से कम ऐसे हों, आयोग के आधे सदस्य कम से कम ऐसे हों, कम से कम ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे हों जिन्होंने 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 न्यूनतम 10 वर्षों तक, जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक संघ ऑब्लिक राज्य सरकार के अधीन नौकरी की हो, संघ ऑब्लिक राज्य सरकार के अधीन नौकरी की हो, राज्य सरकार के अधीन नौकरी की हो, नौकरी की हो, नौकरी की हो, ठीक है। तो आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों बेटा जिन्होंने संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन बेटा कम से कम 10 वर्षों तक क्या की हो,
नौकरी की हो। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अब तो होगी भैया योग्यता। योग्यता के बाद आमतौर पर बेटा जो ठीक है इन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त, ठीक है ना, या तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं या फिर वो बेटा संघ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, या तो वह मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूं या तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ठीक है ना सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं या फिर वो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती हैं पीसीएस उनके अधिकारी होते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये आईएएस पीसीएस ही होते हैं तो 10 साल क्या इससे ज्यादा इन्होंने संघ या राज्य सरकार के दिन नौकरी कर रखी होती है। यही रिटायरमेंट के बाद इनमें से ही कुछ सदस्य अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ मेंबर्स। चलिए तो ये है, तो अब इसके बाद इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल सुन लेना आप लोग। कार्यकाल के बारे में ये है कि जो सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के चाहे अध्यक्ष हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे मेंबर्स हो, ठीक है, तो चाहे इसके चेयरमैन हो या फिर सदस्य हो, इनके कार्यकाल के बारे में है भैया 6/65। क्लियर है? अभी समझाने की जरूरत तो नहीं है, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन यदि इसी बीच 6 वर्ष का कार्यकाल, यदि इसी बीच वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा जी। 6 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन इसी बीच यदि वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो साहब उनको उनके पद से हटना पड़ेगा। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, ठीक है, आप अब तक समझ चुके होंगे कि 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सर। तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो यूपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्य के बेटा ये है 6/65। अब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है एसपीएससी, जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे उनके चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो बच्चे, उनका है 6/62। 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, 6/62, ये ध्यान रखना। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है बेटा उसके हैं 6/62। तो 6 वर्ष के कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है जी, ये तो हो गया कार्यकाल। तो कार्यकाल तो ये हो गया बच्चे। अब कार्यकाल के बाद ठीक है इनके पद की मुक्ति कैसे होगी? अगर ठीक है ना इन्हें इनके पद से हटाना है, रिमूवल, तो रिमूवल कैसे हो सकता है इनका? ठीक, किस प्रकार की रीति से, किस प्रकार की पद्धति से इनको इनके पद से इनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटाया जा सकता है ना जी। तो इनको इनके पद से इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हम किस प्रकार की रीति से हटा सकते हैं? तो बेटा पद मुक्ति का मतलब अगर आपको रिमूवल करना है इनका, तो रिमूवल का जो आधार होगा वो होगा साबित कदाचार एवं असमर्थता। साबित कदाचार एवं असमर्थता, असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एवं डिसेबिलिटीज। ठीक है जी, तो इनके ऊपर एक आरोप लगाना होगा। ठीक है, अगर कोई भी अध्यक्ष अथवा सदस्य ठीक है उसके ऊपर या तो कोई कदाचार का मामला है या फिर डिसेबिलिटी का, तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। सीधा सा मतलब यह है कि सब साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। चलिए ठीक है साहब, ये बिल्कुल सिंपल है कि साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन तो क्या लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा में? कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, अगर उनके ऊपर कोई कदाचार या असमर्थता का मामला है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा।
जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकेगा, राष्ट्रपति हटा सकेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को हटाना, मतलब तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ साहब इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए बाउंडेड है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए बाउंडेड है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच में उसे आरोपी पाया और राष्ट्रपति कहते कि मैं नहीं हटाना, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जांच में उसको आरोपी पाया और राष्ट्रपति कहते साहब मैं नहीं हटा रहा। नहीं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पदमुक्ति साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही होगी। ठीक है, जो रिमूवल होगा, जो पदमुक्ति होगी, वो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही होगी। राष्ट्रपति हटाएगा बच्चे, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चे इनकी पद की। ठीक है, इनकी पद की कुछ सीमाएं हैं, पद सीमा। ठीक है, सबसे पहली सीमा यह है कि ये रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद ये संघ या राज्य के अधीन कोई और दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अगर रिटायर हो गए, ये सेवानिवृत्त हो गए बेटा, सेवानिवृत्त हो गए, तो रिटायर होने के बाद, रिटायर होने के बाद संघ या राज्य के अधीन, रिटायर होने के बाद संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य नियोजन के, संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होंगे, किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होंगे। नियोजन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, 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 पात्र नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे। बस इतनी सी बात है। तो भाई साहब रिटायर होने के बाद, ठीक है, संघ या राज्य के अधीन कोई और दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। मतलब अगर एक बार रिटायर हो गए तो साहब संघ या राज्य के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? और नौकरी नहीं कर सकते। अगर चाहे तो अपना कोई खुद का धंधा खोल लो, खुद का बिजनेस कर लो, लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है सर, नहीं हो सकती है। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। हाँ, प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। कैसे प्रमोशन हो सकता है? जैसे बच्चे, एक राज्य लोक सेवा आयोग है, एक राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इस राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, अब देखो मैं इसे कैसे समझाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर है, मेंबर अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर बन सकता है, अन्य का, या फिर मेंबर अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है ना, चेयरमैन है, चेयरमैन राज्य लोक सेवा आयोग का, तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयर बन सकता है, मतलब चेयरमैन बन सकता है, चेयर बन सकता है। तो चेयरमैन अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है, या फिर चेयरमैन सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहां पर है अन्य, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर, ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग का जो मेंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर अन्य किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का
चेयरमैन बन सकता है या मेंबर बन सकता है। चेयरमैन जो है वो अन्य किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का केवल चेयरमैन बन सकता है, केवल चेयरमैन, या फिर वह, अब देखो यहां पर है यूपीएससी, ठीक है, ये है यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वह यूपीएससी का क्या बन सकता है बेटा, मेंबर भी बन सकता है यूपीएससी का, और वह यूपीएससी का और क्या बन सकता है, यूपीएससी का चेयरपर्सन भी बन सकता है, चेयरमैन भी बन सकता है। तो ये प्रमोशन ही हुआ। तो वो यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, वो यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर यूपीएससी का भी मेंबर बन सकता है, और वह चाहे तो बेटा अगर मतलब उसकी अपॉइंटमेंट होता है तो भी यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है। लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन या यूपीएससी का मेंबर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर या चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि डिमोशन हो जाएगा, फिर ये प्रमोशन नहीं हुआ। तो प्रमोशन हो सकता है केवल, किसी भी स्थिति में बेटा डिमोशन नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी दिमाग की क्षमताएं खत्म हो गई होंगी। ठीक है, देखो ये है मेंबर, मैं एक बार फिर से हटा रहा हूं, इन सबको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा मोटा करता हूं। अब देखो सब लोग यहां पे समझना, राज्य लोक सेवा आयोग का कोई मेंबर है, कोई राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर है, तो वह राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर है, तो वह दूसरे किसी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है, या फिर वह किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर भी बन सकता है। ठीक है, उसको मेंबर के तौर पर भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पुनर्नियुक्ति नहीं है बेटा, ये रीअपॉइंटमेंट नहीं है। पुनर्नियुक्ति का मतलब है कि भैया जी, ठीक है, जैसे 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन 62 वर्ष की आयु नहीं हुई, तो दोबारा से उसको अपॉइंट कर दो, या 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया 65 वर्ष की आयु नहीं हुई, तो दोबारा से उसको अपॉइंट कर दो, ये होती है पुनर्नियुक्ति। ये पुनर्नियुक्ति नहीं है, ये प्रमोशन है। बात समझ में आ रही है? रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रीअपॉइंटमेंट का मतलब है कि जैसे 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद नियुक्ति नहीं होगी, इसका मतलब ये है कार्यकाल पूरा होने के बाद नियुक्ति नहीं होगी, पूरा होने के बाद नियुक्ति नहीं होगी। तो ऐसा नहीं साहब कि 6 साल का कार्यकाल हो गया नियुक्ति नहीं होगी, तो 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन 62 या 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई, तो दोबारा से अपॉइंट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर, ठीक है ना, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन भी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है, या यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है और यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है। ठीक है, और अगर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन है, तो अन्य किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का केवल वो चेयरमैन बन सकता है, या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या यूपीएससी का वो मेंबर भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि बेशक वो चेयरमैन सही, यूपीएससी का मेंबर भी जो है ना, एक तरह का उसका प्रमोशन है, प्रमोशन है। यूपीएससी में तो बेटा अगर वो मेंबर भी बन गया ना, फिर भी उसका वो क्या है, प्रमोशन ही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यूपीएससी आ जाओ, यूपीएससी, ठीक है, अब यहां पर है संयुक्त, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है सर, तो ये जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी का मेंबर जो है वह किसी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है। जी हां, ठीक है, ये डिमोशन नहीं है, ये डिमोशन नहीं है। यूपीएससी का मेंबर किसी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन किसी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है जी, ध्यान रखना, बन सकता है। किसी भी, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का, ये राज्य लोक सेवा आयोग है, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, ये तो राज्य लोक सेवा आयोग हुआ ना, तो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, ठीक है, यूपीएससी मतलब सॉरी किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, इधर सॉरी माफ करना, ठीक है, ऐसे लिखूं, यहां से जाओ, यह किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बेटा संयुक्त लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर संयुक्त लोक सेवा आयोग का मेंबर बन सकता है, मेंबर बन सकता है, बस इतनी सी बात है। तो ये बेटा प्रमोशन है, ये प्रमोशन है। जैसे मैंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर जो है अन्य किसी
लोक सेवा आयोग का चेयरमैन भी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन बन सकता है। केवल चेयरमैन ही बन सकता है, अन्य का। लेकिन अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो बेटा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, चेयरमैन भी बन सकता है, और इनफैक्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। वो भी प्रमोशन है क्योंकि वो यूपीएससी में गया है, संघ में गया है। ठीक है सर, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चेयरमैन बन सकता है, या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है, चेयरमैन मेंबर भी बन सकता है, क्योंकि वो भी प्रमोशन है, क्योंकि वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक या एक से अधिक राज्यों का है। यूपीएससी का भी चेयरमैन वहां का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन वहां का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, और यूपीएससी का मेंबर बन सकता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, यूपीएससी का मेंबर चेयरमैन भी बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बेटा वहां का चेयरमैन भी बन सकता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो सकता है, केवल प्रमोशन हो सकता है और कुछ नहीं। मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने इसको क्यों मिटाया, क्योंकि मैंने समझा दिया। तो इनका प्रमोशन हो सकता है, और प्रमोशन का मतलब क्या है सर, प्रमोशन का सीधा सा मतलब है, अगर मैंने बोला प्रमोशन तो प्रमोशन का मतलब है सेम डिपार्टमेंट, मतलब लोक सेवा आयोग में ही, किसी अन्यत्र नहीं। डिपार्टमेंट मतलब केवल व केवल ओनली पब्लिक सर्विस कमीशन में, केवल व केवल किसमें सर, पब्लिक सर्विस कमीशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, केवल व केवल भैया जी किसमें, पब्लिक सर्विस कमीशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, सेम डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो सेम डिपार्टमेंट में, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्चे उसका प्रमोशन हो सकता है। तो प्रमोशन कैसे हो सकता है, प्रमोशन का पूरा मैंने आपको बताया। ठीक है, इनफैक्ट मैं बोलूं ऐसे हो सकता है कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के, मैं लिख देता हूं यहां पर, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे लिख देता हूं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, ठीक है, और अध्यक्ष यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं बन सकते। अगर यूपीएससी के मेंबर, ठीक है जी ध्यान रखना, अगर यूपीएससी के मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है, बन सकता है वो किसी में, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में बन सकता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकता है, यूपीएससी वाला ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकता है। यूपीएससी का सदस्य ज्वाइंट पब्लिक कमीशन में मेंबर भी बन सकता है, चेयरमैन भी बन सकता है। यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में केवल चेयरमैन बनेगा, केवल क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। मैंने इस तरह से आपको समझा दिया यार, इस बात पे तो सब लोग थम्स अप दे ही दो। इस बात पे तो थम्स अप बनता है भाई। देख कितनी टेक्निकल बात मैंने आपको समझाई, टेक्निकल तो है ही यार, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया बड़े आराम से। ठीक है, मैंने बताया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, इनकी संख्या का निर्धारण संसद करेगी, इनकी संख्या का निर्धारण कि कितने सदस्य होंगे संसद करेगी। राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या का निर्धारण स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है भाई, लेजिस्लेचर करेगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करेगी, संसद करेगी, संसद करेगी। थम्स अप नहीं, दिल है आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आइए इसके बाद, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी मैंने, क्या है क्या नहीं। ठीक, क्वालिफिकेशंस में बस छोटी सी क्वालिफिकेशंस है कि किसी भी आयोग के आधे सदस्य ऐसे हों जिन्होंने कम से कम, ठीक है, 10 वर्षों तक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नौकरी की हो, आधे सदस्य। कार्यकाल मैंने बता दिया, ठीक है सर, कार्यकाल मैंने बता दिया। अच्छा, त्याग पत्र, ठीक है, जो बेटा ठीक है, त्याग पत्र जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष राष्ट्रपति को देगा। यूपीएससी में सदस्य अध्यक्ष को, अध्यक्ष राष्ट्रपति को। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्य अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष राज्यपाल को देगा। ठीक है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्य अध्यक्ष को देंगे और अध्यक्ष राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ऐसे है बेटा। अगर मैं इनके त्यागपत्र के बारे में चर्चा करूं तो त्यागपत्र का ये है सीन। अब हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य नहीं यार, सॉरी, राज्य तो पढ़ लिया। ठीक, केवल वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं बेटा, फाइनेंस कमीशन को समझते हैं। क्या है फाइनेंस कमीशन? हर एक चीज फाइनेंस कमीशन से हम लोग जानते हैं। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ठीक है, प्लीज सब लोग यहां पर फोकस करें। ये जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा बोला गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति साहब के द्वारा भैया जी एक वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का, प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन होगा। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। यह प्रश्न पूछा गया है, मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होती है, बस ये ध्यान रखना कि यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब होता है बच्चे कि इसके निर्णय, ठीक है ना, बाध्यकारी हो सकते हैं, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था बोला है। ठीक है ना, यह एक, ठीक है, ऐसी परामर्शदात्री संस्था होगी जिसके कुछ निर्णय बाध्यकारी होंगे, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, बहुत अच्छे। इसका काम क्या होता है? ठीक, वित्त आयोग का काम ये होता है बच्चे, ठीक है, इधर ध्यान देंगे कि एक तरफ है आपका केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य। तो एक तरफ है सर केंद्र, दूसरी तरफ है राज्य। ठीक है, तो ये जो वित्त आयोग है ये क्या करेगा, मेरी बात समझ रहा? तो एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है। वित्त आयोग सर क्या करता है? ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं कि वित्त आयोग का क्या है मतलब, क्या करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है सर वो केंद्र और राज्यों के बीच में, प्लीज यहां पर देखना, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है ना, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि राजस्व से संबंधित जो भी वाद विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है बेसिकली। ठीक है, मुख्य काम तो इसका यही है वित्त आयोग का कि बेसिकली केंद्र और राज्यों के बीच में अगर राज्यों से संबंधित, राजस्व का मतलब है करों से प्राप्त होने वाली आय, ठीक है जी, गैर कर आय,
गैर कर आय जी। ठीक है, तो राजस्व से संबंधित प्रत्येक प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करेगा। राजस्व से संबंधित प्रत्येक प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करेगा। इसमें करों से प्राप्त होने वाली आय, ठीक है ना, जो आय टैक्स से प्राप्त होती है। दूसरा सर गैर कर आय, ठीक है, गैर कर आय जो अन्य प्रकार के साधनों से प्राप्त हो रही है। इसमें आपकी चाहे राजस्व आय हो या फिर पूंजीगत आय हो, पूंजीगत आय हो, किसी भी प्रकार की आय हो, अगर केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है तो उस विवादों का निपटारा करती है। इसलिए अर्धन्यायिक संस्था, मैंने बोला ना कि इसका जो निर्णय होगा वो बाध्यकारी होगा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सबसे पहली बात। दूसरा, ठीक है ना, ये स्टेट्स के लिए, दूसरा क्या है, राज्यों के लिए बच्चे, ये केंद्र से राज्यों के लिए, राज्यों के लिए केंद्र से, केंद्र से, केंद्र से, ठीक है, अनुरोध करती है कि बेसिकली वो राज्यों को ग्रांट्स दे, ठीक है ना, इसकी सिफारिश करती है। तो केंद्र से ग्रांट्स की मतलब अनुदानों की सिफारिश करती है कि भाई राज्यों को अनुदान देना चाहिए जिससे कि राज्य अपना विकास कर सके। तो ये इसके काम होते हैं राज्य वित्त आयोग के, मतलब ईमानदारी से मैं बताऊं ये है जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बेटा। देखो ये जो है ना राज्य वित्त आयोग, ये अध्यक्ष सहित एक 5 सदस्यीय संस्था होती है। ठीक है, आप लिखेंगे कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये एक 5 सदस्य आयोग होगा अध्यक्ष सहित, मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो अध्यक्ष सहित ये एक 5 सदस्यीय आयोग है वित्त आयोग। मैं लिख देता हूं, अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय आयोग है, अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय आयोग है, 5 सदस्यीय आयोग है। ये है, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो यह जो है ना भैया जी, ये अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय आयोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय आयोग है। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय आयोग, एक अध्यक्ष और इसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब एक अध्यक्ष होगा और साहब इसमें 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। तो इसलिए बोला है कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय आयोग है ये, एक अध्यक्ष होगा 4 सदस्य होंगे। अच्छा, अब ये जो 4 सदस्य होंगे बच्चे, ठीक है, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी और अध्यक्ष के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें बाकायदा लिखा गया है कि भाई अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है, हालांकि सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, पूरा वित्त आयोग ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो अगर पूरे वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो अध्यक्ष और सदस्य बेटा दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। तो अध्यक्ष के बारे में बोला है कि अध्यक्ष ऐसा हो जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो। ठीक है, तो अध्यक्ष ऐसा हो भैया जी जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो, जिससे सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो, कार्य का अनुभव हो, अनुभव हो। अध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए बेटा कोई टेक्निकल डिमांड नहीं है, अध्यक्ष के लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, बस अध्यक्ष ऐसा हो, ठीक है भैया जी, जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो, ऐसा हो। बाकी का हर एक सदस्य के लिए सदस्य संख्या 1, सदस्य संख्या 2, सदस्य संख्या 3, सदस्य संख्या 4, हर एक सदस्य के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अध्यक्ष जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो, सदस्य 4 होंगे, हर एक सदस्य के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक सदस्य ऐसा हो जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समकक्ष योग्यता हो, एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समकक्ष योग्यता हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समकक्ष योग्यता हो, न्यायाधीश की समकक्ष योग्यता हो, समकक्ष योग्यता, न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता हो। ठीक है सर। तो बेटा एक सदस्य ऐसा हो जिसके पास हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, एक सदस्य ऐसा हो जिसको सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान हो, जिसको सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान हो, वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान हो, लेखाओं का ज्ञान हो, एक सदस्य ऐसा होना चाहिए। ठीक है साहब, कि जिसको सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान हो। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसको वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुभव हो,
जिसको वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुभव हो। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए साहब जिसके पास वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुभव हो, प्रशासनिक अनुभव हो। एक सदस्य ऐसा हो, ठीक है, जिसको साहब वित्तीय और प्रशासनिक अनुभव हो। और एक सदस्य ऐसा हो जो बाकायदा आर्थिक मामलों का जानकार हो। ऐसा हो भैया जी जो आर्थिक मामलों का जानकार हो, मामलों का जानकार हो। ध्यान रखना, ठीक है जी। अलग अलग योग्यताएं हैं। तो एक सदस्य ऐसा हो, देखो अध्यक्ष के लिए कोई टेक्निकल वो नहीं है। अध्यक्ष साहब ऐसा हो जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव हो। एक सदस्य ऐसा जिसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता हो। एक ऐसा जिसको सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान हो। एक ऐसा जिसको आर्थिक और जिसको वित्तीय और प्रशासनिक अनुभव हो। एक ऐसा जो आर्थिक मामलों का जानकार हो, जानकार हो, ठीक है। चलिए वर्तमान में अब इनका करंट का भी देख लेते हैं। वर्तमान में बेटा 15वां वित्त आयोग है, लिख देता हूं। वर्तमान में बेटा 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है, वित्त आयोग है। ये फंक्शन करेगा 2020 से 2025 तक, ठीक है, ध्यान रखना। ये फंक्शन करेगा 2020 से 2025 तक। लेकिन इस 15वां आयोग का जो गठन हुआ है, 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वह 27 नवंबर 2017 को हुआ है। कब हुआ है भैया जी? 27 नवंबर 2017 को इसका गठन हुआ है, ठीक है। 15वां वित्त आयोग 2020 से 25, लेकिन जो इसका गठन हुआ है, इसका गठन हुआ है 27 नवंबर 2017 को, 2017 को, ठीक है सर। अब इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, ठीक है। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि अध्यक्ष कौन है साहब। इनके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, ठीक है। अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, एन.के. सिंह हैं। अब सदस्यों में एक शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, ठीक है। देखो एक सदस्य क्यों होंगे हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, क्योंकि इसके कुछ निर्णय बाध्यकारी होते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। शक्तिकांत दास है। एक सदस्य अनूप सिंह है, एक अशोक लाहिड़ी है, एक रमेश चंद है। अनूप सिंह, ठीक है ना। एक सदस्य कौन है बेटा? अनूप सिंह है। एक रमेश चंद्र है, एक अशोक लाहिड़ी है, अशोक लाहिड़ी है, अशोक लाहिड़ी है। चलिए ठीक है सर। एक प्रश्न वही, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे यार, ये सबको पता है, ठीक है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। क्लियर है? अब इसी बात पे थम्स अप कर लो, आपका वित्त आयोग भी कंप्लीट हुआ भैया। भैया प्लीज बस करिए यार मेरा तो आज मन है पढ़ाने का, आप कह रहे हैं भाई बस करिए। चलो सर जी अब छोड़ दो, दिमाग हैंग कर रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, लव यू ऑल। फिर कल पढ़ाएंगे आप सभी को, ठीक है बच्चे। आप अपना ख्याल रखो तब तक सब लोग।
ठीक है, ओके, बाय बाय।